हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई केदारनाथ धाम से कुछ ही किलोमीटर दूर, इवन वो डिस्टेंस जहां से आप मंदिर से सामने उस पर्वत को देख सकते हैं, वहां से एवलांच अर्थात हिमस्खलन हुआ, बड़े स्तर पर हुआ। बट शुक्र है इस बात का कि भाई इस स्थान पर हमें किसी भी प्रकार की जनधन की हानि देखने को नहीं मिली और टेंपल भी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन यह घटना चर्चा योग्य है क्योंकि आज से कुछ हफ्ते पहले ही मैंने आपसे इस बारे में चर्चा करी थी कि भाई उत्तराखंड के 13 ऐसी झीलों के बारे में इंगित करा गया है जिनसे बड़ी आपदा की आशंका है। तो सबसे पहले हम इस खबर पर चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली यहां हुआ क्या, और फिर हम इस बात पर भी आएंगे क्या इसका कनेक्शन जो पहले उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई वार्निंग थी उससे कोई कनेक्शन है, और अगर है तो हमें किस हद तक परेशान होने की आवश्यकता है या किस हद तक इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो भाई आइए खबर पर नजर डालते हैं, जहां आप पाएंगे कि केदारनाथ में जो गांधी सरोवर है उसके समीप हिमस्खलन देखने को मिला। करीब सुबह 5 बजे के आसपास की घटना थी। भाई मौसम अभी केदारनाथ में आप पाएंगे कि काफी कुछ फेमिलियर है, काफी कुछ ठीक है इस अकॉर्डिंगली कि भाई श्रद्धालु वहां विजिट कर सके। मैसिव नंबर में यहां पर श्रद्धालु आ भी रहे हैं। अब सुबह के समय अचानक से जो हिमस्खलन है, जो एवलांच है, यह स्टार्ट होता है। हजारों मीटर की ऊंचाई से बर्फ जो है वो खिसकते हुए नीचे आना शुरू होती है, और यह बर्फ का जो गुबार या हम कहें बादल जैसी संरचना जब नीचे आ रही थी तो उस स्थान पर नीचे गांधी सरोवर स्थित था। यहां पर यह एवलांच जो है वो चलता है, और इसके साथ ही यह चर्चा शुरू हो जाती है कि भाई जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई वार्निंग थी, क्या उसका और इसका कोई कनेक्शन है। अब देखिए, जब एवलांच आया तो इसके साथ ही यह चर्चा भी काफी बढ़ी कि भाई इस स्थान पर लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और आप इमेजिन करिए इस बात को कि 7 लाख से अधिक लोग लगभग 28 दिनों में यहां विजिट कर चुके हैं। अर्थात 7 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं इस स्थान पर विजिट कर चुके हैं। और आई थिंक आप सभी को पता है भाई इसका मुख्य कारण क्या है। ना केवल यह एक धार्मिक स्थल है, इवन यह ज्योतिर्लिंगों का भी पार्ट है। 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान को जाना जाता है, इसलिए खासा महत्व है इस स्थान का। कल्चरल भी इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस तो है ही। अब चूंकि इस स्थान पर लगातार लोगों का विजिट बढ़ रहा है, एक समस्या तो यह है कि इस स्थान पर लगातार ह्यूमन मेड डिजास्टर्स का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब ह्यूमंस का अर्थात मानवों का ज्यादा विजिट होना यह कहीं ना कहीं एक समस्या का कारण है, पर उससे भी बड़ी समस्या तो यह है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण पहले ही हिमालय के लिए कई वार्निंग्स दी जा चुकी हैं। मैंने कई बार आपसे इस बारे में चर्चा भी की है। जैसा रिसेंटली अभी से कुछ शायद 7 या 8 दिन का समय भी नहीं हुआ होगा जब हमने ये चर्चा करी थी भाई कि उत्तराखंड में इस साल के मॉनसून सीजन में 13 ऐसी हिमनद झीलों को, ग्लेशियर लेक्स को इंडिकेट करा गया है जहां से बड़े खतरे की संभावना है। और ये जो ग्लेशिएटेड लेक्स हैं, ये जो झीलें हैं, इसके बारे में उत्तराखंड के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जानकारी दी गई थी, जिसमें यह कहा गया कि इनमें से जो 5 झीलें हैं ये अत्यंत जोखिमपूर्ण क्षेत्र में आती हैं, यानी कि ऐसे एरियाज में आती हैं जिनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। यह ज्यादा संभावित है कि इन स्थानों से हमें कोई बड़ी आपदा देखने को मिले। मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से कामना भी करता हूं इस बारे में कि भाई ऐसी आपदा कभी ना आए जैसी इमेज यहां पीछे मैंने लगा रखी है। यहां आप देखेंगे कि अभी से कुछ समय पहले लगभग 2013 के आसपास की घटना है जब केदारनाथ में मैसिव डिजास्टर आया था, और यह जो डिजास्टर है इसे हम कहते हैं GLOF अर्थात ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो क्या यह एवलांच ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड के समान होता है या नहीं? तो मैं स्पष्ट करूं आपके लिए, याद रखें तथ्यात्मक तौर पर इन दोनों में पर्याप्त डिफरेंस है। ये दोनों 2 अलग अलग परिस्थितियां हैं। एवलांच नो डाउट कि अगर बड़े स्तर पर होता है तो ये मैसिव डिजास्टर लाता है, परंतु एवलांच इसके कंपैरिजन में काफी छोटे होते हैं।
ये लेक्स जब डिजास्टर के फॉर्म में ब्रेक होती हैं तब नदियों के अंदर बाढ़ आती है, जबकि एवलांच के केस में जो हिम की परत है, माउंटेन्स की ढाल में, पर्वतों की ढाल में जो हिम की परत आपको दिखाई देती है, इसके खिसकने को एवलांच कहते हैं। अगर आप इस बात से परिचित ना हो तो आप सिंपल मैनर में समझें, जिसे आप भूस्खलन कहते हैं, वैसी ही एक मिलती जुलती घटना पहाड़ों के हिमाच्छादित होने पर भी होती है, उनके परमाफ्रॉस्ट होने पर भी होती है। तब के केस में हम इसे कहते हैं कि यह एवलांच है। जबकि GLOF के केस में हम इसे कहते हैं कि ये जो लेक्स हैं, इनकी वॉल अर्थात इनकी जो दीवार है, आइए मैं आपको ये एक इमेज से समझाता हूं। ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये अगर एक लेक है, ये अगर ये झील है, तो इसके सामने यहां एक दीवार बनी होती है जो इसके पानी को रोकती है। वास्तविकता में इस झील का निर्माण इस ग्लेशियर के पिघलने से हुआ होता है, अर्थात ग्लेशियर के पिघलने से इसका पानी इसके सामने इकट्ठा होता है, और ये जो इकट्ठा हुआ पानी है, ये यहां इसी ग्लेशियर के लाए हुए अवसाद के कारण जमा हुआ होता है। अर्थात हिमनद के द्वारा लाया गया सेडिमेंट्स, अवसाद या कुल मिला के वो मलबा जो इसके मुख पर जमा है, और इसके पहले हिमनद का पानी पिघल चुका है, तरल बन चुका है। अब ये पानी इस मलबे के सहारे रुका हुआ होता है। अब आप यहां समझ लें ह्यूमन एक्टिविटी, अर्थात मानव के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, मैसिव कंस्ट्रक्शन करना, डायनामाइट का उपयोग करना, इस एरिया को अस्थिर बनाना, या फिर आप समझ लीजिए कि हमारे द्वारा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज करके इस हिमनद को पिघला देना। ज्यादा पानी होगा, ये कच्ची दीवार जल्दी टूट जाएगी, और अगर ये दीवार टूटेगी तो इस दीवार के सहारे रिसते हुए पानी के साथ जो नदी आ रही है, जो आगे जाके सिविलाइजेशन का पालना बनी हुई है, वही काल का द्वार होगी। कैसे? तो ये जो बैरियर है ये ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक तब होगा जब पानी का स्तर बढ़ेगा, और जैसा मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज करके आप इस हिमनद को पिघला दें और जल स्तर बढ़ाकर इस दीवार को तोड़ दें, या यहां डायनामाइट से लेकर अन्य सारे उपकरणों का उपयोग करें और इस दीवार को और भी कमजोर कर दें, या फिर भाई ये भी हो सकता है कि इस स्थान पर मैसिव क्लाउड फॉर्मेशन हो, बहुत ज्यादा बारिश हो और यह दीवार टूट जाए। किसी भी कंडीशन में आपदा भयंकर होती है, इसे GLOF कहते हैं। कंसेप्चुअली याद रखिएगा। एवलांच के केस में कंडीशन कुछ और है, जो कि अभी हुआ उत्तराखंड में, यानी कि ये दो जो घटनाएं हैं इन्हें आपस में मर्ज ना करें, ये दोनों चीजें जो है आपस में डिफरेंट हैं। अब ये जो GLOF के बारे में जैसा मैंने बताया कि भाई ये भी इस स्थान की एक बड़ी समस्या है, और ये समस्या आपने अभी से कुछ समय पहले भी देख रखी है। लगभग अगर मैं आपसे कहूं तो नियर अबाउट 5 ऐसे क्षेत्र, जैसा मैंने आपको बताया, इंगित करे गए हैं, और इनमें से ध्यान दें तो इस स्थान की सुभेद्यता कितनी है। तो अभी से कुछ समय पहले केदारनाथ में 2013 के आसपास जो आपदा आई थी, उसमें लगभग 6000 लोगों की मृत्यु हुई थी। इतना ही नहीं, इसके पहले भी, इसको बाद भी एक बड़ी आपदा आई थी जो कि ऋषिगंगा नदी के घाटी पर थी, जहां लगभग 72 लोगों की जो है वो मृत्यु हुई थी इसी सेम इवेंट के कारण। ये दोनों ही इवेंट ये दिखाते हैं कि उत्तराखंड का जो हिमालयन प्रदेश है ये कितना ज्यादा वनरेबल और कितना ज्यादा सेंसिटिव है। यहां मिनिमम ह्यूमन एक्टिविटीज, मिनिमम ह्यूमन कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। केदारनाथ हो, जोशीमठ हो, या इस प्रकार के क्षेत्र हो, यहां पर विकास बहुत तेजी से होना कहीं ना कहीं इस स्थान के लिए एक बड़ी समस्या का विषय है। चलिए मान लेते हैं कि विकास आवश्यक है। वैसे विकास जो है वो प्रकृति को साथ में लेकर भी करा जा सकता है, पर मान लेते हैं कुछ लम्हों के लिए कि यह विकास आवश्यक है। तो यहां पर विकास के अलावा एक बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी है, जहां मानव को समझना होगा कि हमारी गतिविधियां इस प्रकार के इवेंट्स को एक्सेलरेट करती हैं। शुक्र है इस बात का, मैं दोबारा कहूंगा कि जो टेंपल का एरिया है और जो लोग हैं ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस एवलांच से कोई ऐसी भीषण आपदा देखने को नहीं मिली है अब तक, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। साथ ही यह भी याद रखें कि यह जो आपदा है यह इस क्षेत्र में केवल और केवल मानव जनित क्रियाओं के कारण नहीं है। यह कई बार हमारे प्राकृतिक इवेंट्स में भी देखने को मिलता है। श्रद्धालु के विजिट से समस्या क्रिएट हो, कई स्थानों पर मैंने इसे रीड करा, जो तथ्यात्मक रूप से, तार्किक रूप से गलत है। अर्थात केवल श्रद्धालुओं के विजिट से उत्तराखंड में किसी आपदा का होना यह एक बचकानी और बेसलेस बात है।
प्रॉब्लम यह है कि जब हम मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं विदाउट मेजर डायमेंशन टेकिंग्स, बहुत सारे इन्वायरमेंटल डायमेंशंस को बिना जो है वो अपने ऑब्जर्वेशन में रखे, तब बड़ी समस्या क्रिएट होती है। और अंधाधुंध तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन, ये हिमालय के लिए बड़ी समस्या है, ना कि जिस प्रकार से कई बार इसे कोट कर दिया जाता है। आई थिंक आप इस बात को जो है वो बेहतर तरीके से समझे होंगे कि एवलांच के केस में जो घटनाएं होती हैं और जीएलओएफ के केस में जो घटनाएं होती हैं, ये दो घटनाएं अलग अलग हैं, बट यस दे आर कनेक्टेड, बिकॉज ये दोनों ही चीजें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से एक्सेलरेट होती हैं। अगर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा हो कि किस प्रकार से एवलांचेस का होना बर्फ की चादर के तेजी से खिसकने के लिए जिम्मेदार है, कैसे एक बर्फ का लेयर पूरी तरह से नीचे आ सकती है हमारे द्वारा ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज करने से, तो मैं आपको बहुत ही सहज तरीके से इसका उत्तर दे सकता हूं, केवल यह कहकर कि डियर ये एक पर्वत की ढाल है, और अगर इस पर्वत की ढाल में मोटी परत चढ़ी हुई है बेसिकली बर्फ की, तो यह परत तेजी से नीचे आ सकती है। कब नीचे आएगी? जब इस बर्फ की पकड़ इस पर्वत के साथ कमजोर होगी। और डियर ये कमजोर कब होगी? जब इस बर्फ का तापमान बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज होने से इस परत के नीचे पानी बनने लगता है, धीरे धीरे करके ये परत लूज होने लगती है, और लूज होने पर ये आसानी से नीचे खिसक सकती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये इस स्थान के बढ़ते तापमान के साथ हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है। वीडियो बनाने का उद्देश्य समझिए इस बात को कि इस विषय पर जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे, मानकर चलिए कि हमारे लीडर्स से लेकर लोगों तक हम या हमारे लीडर्स कैसे हैं, तो डियर एक सिंपल सा आंसर है, हमारे लीडर्स वैसे ही हैं जैसे हम हैं। अगर हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली इस स्थान पर क्या हो रहा है और एग्जैक्टली हमारे हिमालयाज में क्या हो रहा है, तब तक हमारे लीडर्स तक भी और लोगों तक भी ये बात नहीं समझेगी, नहीं पहुंचेगी। तो कोशिश करें कि इस प्रकार के विषयों पर चर्चा जरूर करें, इन पर बात जरूर करें। इन पर चर्चा करना आपके लिए और इस प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है। जिस दिन आप इस पर चर्चा करेंगे और आप इस बारे में सोचेंगे, उस दिन ये नेशनल एजेंडा बनेगा और उस दिन एक्चुअली में इस प्रकार के इवेंट्स को रोकने के लिए एक्चुअल कार्य किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव है और साथ ही आपके लिए यह जानकारी भी महत्वपूर्ण होने वाली है कि स्टडी आईक्यू का जो बैच है, अर्थात हमारे प्रीमियम बैचेस, जिन बैचेस में आप प्री, मेंस और इंटरव्यू सबकी तैयारी एक साथ करते हो, यानी कि केवल और केवल सिलेबस को कवर करना नहीं, क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड मैनर में तैयार करने वाले जो हमारे प्रीमियम बैचेस हैं, इनमें एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही आई नो आप इस सिंबल को देखकर समझ चुके हैं, अ विक्ट्री डे एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। आपके लिए इस विक्ट्री डे के साथ एक और ऑफर है, आप बैर मिनिमम कॉस्ट पे हमारे जो कोर्सेस हैं इनका पार्ट बन सकते हैं, और ये कोर्सेस प्योर हिंदी लैंग्वेज में स्टार्ट होने वाले हैं। 8 जुलाई से माफ कीजिएगा, इनमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और ये शाम का बैच है। AK लाइव कोड का आपको यूज करना है इसेंशियली। स्टडी आईक्यू का कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि आप सबसे मिनिमम कॉस्ट पर उसे ज्वाइन करें, तो आपके पास द ओनली ऑप्शन विच इज AK लाइव कोड। आप इस कोड के माध्यम से जुड़ते हैं तो आपका कोर्स का कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा, सबसे कम इसके माध्यम से आप जो है वो अवेल कर पाएंगे। इतना ही नहीं, ध्यान से सुनिए, यहां दो कंडीशंस है। एक तो जो मैंने आपको कोड के बारे में जानकारी दी, और सेकंड है 3 जुलाई तक ही ये कॉस्ट आपके लिए है 25,999 का। इस कॉस्ट पर जोड़ना है अगर आपको, तो आपको इसेंशियली तारीख का और कोड का ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल अर्थात भूगोल वैकल्पिक, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ना केवल 300+ मार्क्स की स्ट्रेटेजी के साथ आपके लिए डिलीवर करा जाएगा मेरे द्वारा, जबकि इसके अलावा आप जान लें कि यह एकमात्र ऐसा ऑप्शनल है जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को। अर्थात ये वो ऑप्शनल है जो यूपीएससी के प्री को हाईली डोमिनेट करता है। जिसका सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा उसका प्री क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। 30 से 35 प्रश्न सीधे इस ऑप्शन से पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो ध्यान दीजिए, इन बैचेस में न्यू क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 20 जुलाई से। इस तारीख से आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। 14,999 की वो कॉस्ट जो आपको एक्सक्लूसिवली 3 तारीख तक ही देखने को मिलेगी।
अगर बनना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, आपको AK लाइव कोड का यूज करना है और इस कोड के माध्यम से ही आपको इन कोर्सेज का पार्ट बनना है। मैं मानकर चलता हूं कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।